पिछले वीडियो में हम लोग ने बहुत सारे रिएक्शन देखे थे। फिर आगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में देखेंगे। देखो, जैसे यहाँ पे ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करती है तो आयरन सल्फेट बनाती है और कॉपर बनाती है। गौर से देखोगे तो यहाँ तुमको एक चीज़ दिखेगा कि सल्फेट के साथ कॉपर था, इस कॉपर को हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया और आयरन इसके साथ क्या हो गया, ऐड हो गया। नहीं, मतलब ये आयरन क्या किया, इस कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और खुद सल्फेट के साथ ऐड हो गया। नहीं तो कॉपर सल्फेट बना दिया और कॉपर को डिस्प्लेस करके अलग कॉपर हो गया। नहीं तो गौर से देखोगे तो ये आयरन जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इस इसलिए इस रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे जिसमें कोई एलिमेंट डिस्प्लेस कर दे किसी दूसरे एलिमेंट को। ये एलिमेंट है, ये है ना, एलिमेंट को डिस्प्लेस किया है ना। तो एलिमेंट को डिस्प्लेस किया कहाँ से, किसी कंपाउंड किसी कंपाउंड से डिस्प्लेस करेगा ना। अब देखो, जैसे आयरन है, ये कॉपर है, सिर्फ आयरन और कॉपर रहता तो कौन किसको डिस्प्लेस करता। नहीं, डिस्प्लेस करने के लिए वो किसी के साथ रहेगा तब तो उसको हटाएगा ना। जैसे कॉपर जो है सल्फेट के साथ था तो आयरन इसको क्या कर दिया, हटा दिया। नहीं तो इसलिए डिफिनीशन में इसका लिखा हुआ है कि एक एलिमेंट जो है डिस्प्लेस करेगा दूसरे एलिमेंट को, कहाँ से, फ्रॉम अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड से डिस्प्लेस करेगा, तो उसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नहीं, सेम यहाँ देखोगे कि जेड कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जेड कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है। यहाँ लेड कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रही है तो लेड जो है कॉपर को डिस्प्लेस करके कॉपर लेड के साथ क्लोरीन जुड़ जाती है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है। अब इसके पीछे का मैकेनिज्म ये है कि आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस क्यों कर दी। देखो, डिस्प्लेस करेगा तभी, ये इसको मार के भगा दिया, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा ताकतवर होगा। नहीं, तब ये ज़्यादा ताकतवर क्या होगी, जिम जाता है। ज़्यादा ताकतवर में तो ये होगा कि ये इससे ये रिएक्शन कर रहा है तो ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है। कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आयरन है। नहीं, ये यहाँ भी कॉपर से रिएक्ट करती है जिंक, तो जिंक भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ लेड है तो लेड भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसको डिस्प्लेस कर दिया। अगर यहाँ ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता। जैसे हम यहाँ पे लिख देते प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम प्लस CuCl2, तो प्लेटिनम जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है तो वो कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाती, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता, डिस्प्लेस नहीं कर पाता, रिएक्शन नहीं हो पाता। समझा। तो जब भी अगर कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग तभी कर पाएगा जब वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव आयरन है, तो आयरन जिंक लेड ये सब कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है ना, इसलिए क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया था। 9th क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ एलिमेंट्स का नाम याद करने के लिए मिला हुआ था कि याद रखो कि कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव, एक सीरीज मिला हुआ था। नहीं, देखो यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज कुछ एलिमेंट्स के लिखे भी हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटासियम, सोडियम, बेरियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। देखो निकेल, नहीं पीछे हम देखे थे जिंक रिएक्ट कर रहा था, आयरन रिएक्ट कर रहा था और लेड रिएक्ट कर रहा था। कॉपर देखो यहाँ पे है, देखो तो ये जो है रिएक्टिविटी सीरीज है, ये डिक्रीजिंग में है, डिक्रीजिंग की सीरीज में है रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। मतलब ये इससे कम रिएक्टिव है, इससे कम, ये इससे कम, ये इससे कम, ये इस तरह से, ठीक है। देखो तो कॉपर से ऊपर जितने एलिमेंट्स हैं सब इससे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अगर मान लो किसी कंपाउंड से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो ये सारा एलिमेंट्स कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है कि उसके कंपाउंड से। लेकिन मान लो कॉपर से कम रिएक्टिव एलिमेंट, जैसे हम प्लेटिनम बोल रहे थे, एग्जांपल लिए थे प्लेटिनम, तो प्लेटिनम जो है उस कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी क्योंकि ये प्लेटिनम उससे कम रिएक्टिविटी सीरीज में, मतलब इससे कम पावरफुल है। तो कॉपर को डिस्प्लेस करेगी उसके कंपाउंड से। मान लो कोई भी कंपाउंड, जैसे भी एग्जांपल में देखे थे CuSO4, तो इसमें कॉपर को तभी डिस्प्लेस कर पाएगा ना जब इससे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट इससे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। नहीं, इससे ज़्यादा पावरफुल रहेगा तभी तो इसको हटाएगा, तो इसमें से कोई भी रहेगा तो इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर है। तो इसलिए ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टिविटी सीरीज। याद होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कैसे ज़्यादा रिएक्टिव है, आसान है याद करना। एक बार हाइड्रोजन को ये ले लो, हाइड्रोजन के बीच में ये लगा लो। अब देखो कि हाइड्रोजन से कम पावरफुल कौन सा है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इस जानते हो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करती है नॉर्मली। जल्दी से रिएक्ट कर जाती है तो इसका यूज हम ऑर्नामेंट्स में तो करते ही नहीं। जल्दी रिएक्ट अगर मान लो ऑर्नामेंट्स में यूज करते हैं, जल्दी रिएक्ट, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है या फिर रिएक्ट कर जाता है किसी से, तो ये पानी से हम पहनते नहाते तो उसमें ख़राब हो जाता है ये सब सारी चीज़ें, ये सब रिएक्टिव नहीं होती है। सिल्वर से ज़्यादा अच्छा तो गोल्ड होता है, गोल्ड से ज़्यादा अच्छा प्लेटिनम होता है, तो ये सब रिएक्ट नहीं करती है, तब तो इसका ऑर्नामेंट्स में यूज किया जाता है ना।
हाइड्रोजन से ऊपर याद रखोगे, पोटासियम तो जानते हो कि पोटासियम सोडियम सब ज़्यादा रिएक्टिव है, तो पोटासियम सोडियम बेरियम कैल्शियम, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक तुमको याद रखना पड़ेगा एक सीरीज। नहीं, ऊपर वाला तो याद ही रहता है पोटासियम सोडियम, ठीक है। एक बार यहाँ से याद करो कि बेरियम कैल्शियम, देखो सब में अम लगा हुआ है, तो एक बार ये एक साथ में ये याद रखो कि बेरियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, ठीक है, ये सीरीज। और फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक याद रखो कि जिंक आयरन निकेल टिन लेड, बस बीच में हाइड्रोजन है, उसके बाद कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, तो इस तरह से एक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी। क्लियर है? तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिफिनेशन समझ गए कि एन एलिमेंट डिस्प्लेसेज एनदर एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड, तो इसे क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो डिस्प्लेस तो कराता है, ऐसा जरूरी नहीं कि एक एलिमेंट जो है उसके कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस करेगा, और भी कई चीज़ें हो सकती है डिस्प्लेस करने की। जैसे यहाँ पे देखो Na2SO4 है, BaCl2 है, ठीक है। अब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रही है, तो गौर से देखोगे इस रिएक्शन में, देखो SO4 के साथ पहले क्या था? सोडियम था, अब SO4 के साथ क्यों आ गया? बेरियम आ गया, नहीं। और यहाँ देखोगे Cl2 के साथ पहले बेरियम था तो Na आ गया, नहीं। तो यहाँ देखोगे ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड। एक्चुअली में क्या कर रहा है, क्लोरीन का आयन जो बेरियम है, सल्फेट का जो सोडियम है, ये दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर ले रहा है, नहीं। Na के साथ Cl2 जुड़ रहा है और बेरियम के साथ सल्फेट जुड़ जा रहा है, ठीक है। सोडियम तो ज़्यादा रिएक्टिव है बेरियम से, है ना। अभी सीरीज में देखे थे तो सोडियम क्या करती है ना, बेरियम को डिस्प्लेस कर देती है, ठीक है, बेरियम को डिस्प्लेस कर देती है। तो और ये बेरियम को डिस्प्लेस करके खुद इसके साथ अटैच्ड हो जाती है, नहीं, तो NaCl हो जाती है, ठीक। अब बेरियम जो डिस्प्लेस होती है, निकल जो जाती है बाहर, इधर सल्फेट अकेले हो गया तो बेरियम सल्फेट के साथ ऐड हो जाती है, तो क्या बन जाती है? बेरियम सल्फेट। देखो तो ये रिएक्शन याद रखना है, और रिएक्शन याद करने के साथ तुमको पहचानना है कि ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये पहचानना एकदम आसान है। डिस्प्लेस में देखेंगे कि ये इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, आयरन इसके साथ ऐड हो जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ भी देखेंगे कैसे पहचानेंगे डिस्प्लेसमेंट है या नहीं, देखो दोनों से साथ एक्सचेंज कर दे रहा है, सोडियम इसके साथ आ जा रहा है, बेरियम इसके साथ आ जा रहा है, तो एक्सचेंज हो रहा है आयंस का, है ना, या फिर एलिमेंट्स का, मतलब ये अलग होगा तो आयंस बोलते हैं ना इसको, इसलिए एक्सचेंज ऑफ आयंस बोलो, एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्स बोलो, ठीक। तो आयंस का एक्सचेंज अगर हो जाएगा तो हम उसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। लेकिन यहाँ देखो ये इसके साथ डिस्प्लेस कर रहा है, ये इसके साथ डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। तो जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो, ऐसे रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हो, तो उसे क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट ही है, क्योंकि एक्चुअली में दो बार हो रहा है ना, ये इसका डिस्प्लेस कर रहा है, ये इसका डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देते हैं इसको, ठीक है। नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम कह सकते हैं। तो जहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे वहाँ पे क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस का एक्सचेंज होगा। देखो रिएक्शन देख के पहचानना बहुत आसान है कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है। जैसे पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे, कम्बिनेशन रिएक्शन, दो रिएक्टेंट्स या दो से ज़्यादा रहेगा मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। अब कोई दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा तो कम्बिनेशन होगा। अब यही देखो एक सिंगल प्रोडक्ट है, अगर ये ब्रेक होकर के दो या तीन में बदल जाए तो क्या बोलेंगे? देखो ये टूट गया, क्या हो गया? टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो ब्रेक डाउन हो गया तो क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया। ब्रेक डाउन का दूसरा मीनिंग होता है डिकम्पोज ना, तो इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। इसमें देखें कि डिस्प्लेस करेगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ भी देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है, लेकिन दो बार डिस्प्लेस हो रहा है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो नोट्स में यहाँ करके लिख दिए हैं कि किसी रिएक्शन में ना एक प्रेसिपिटेट बनता है जिसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बनता है? प्रेसिपिटेट बनता है। तो प्रेसिपिटेट मतलब क्या होगा कि जो रिएक्शन होने के बाद कुछ बच जाए उसमें, है ना। तो देखो जैसे ये रिएक्शन हुआ ना, तो बेरियम सल्फेट का ना वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, मतलब उस रिएक्शन में जो बीकर होगा उसमें वाइट कलर का कुछ नीचे अवसाद की तरह रूप में जमा हो जाएगा, तो वो प्रेसिपिटेट हो गया। तो इसलिए जब जहाँ जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन जाए तो उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब बोलोगे कि रिएक्शन दिया रहेगा तो कैसे पता चलेगा हमसे कि इस प्रेसिपिटेट बन रहा है? तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिया, तो ये रिएक्शन याद रखो कि इसमें बेरियम सल्फेट का वेट प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। और वैसे भी तुमसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा रिएक्शन में कि बताओ इसमें प्रेसिपिटेट क्या बनेगा, ठीक है। नॉर्मली पूछी नहीं जाती इस तरह से, ठीक है। इसे प्रेसिपिटेट, अब इस रिएक्शन भी देखो कुछ समझ जाओगे। यहाँ देखो NaCl है तो सोडियम क्लोराइड तो साल्ट होता है, ठीक है। तो ये तो प्रेसिपिटेट बनेगा नहीं, तो ये समझ जाओगे कि यही प्रेसिपिटेट होगा, ठीक। तो ये रिएक्शन याद रखो कि इस रिएक्शन में ये प्रेसिपिटेट ये बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट होता है। कम से कम एनसीईआरटी में जितना रिएक्शन है तो याद करना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से एनसीईआरटी में जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, वो याद रखो कि इस रिएक्शन में वाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट बनता है, और जहाँ प्रेसिपिटेट बनता है तो उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्लियर है? इसमें तुमको सीखना है कि कौन सी रिएक्शन का क्या नाम देंगे, तो नेमिंग हम यहाँ सीख रहे हैं। साथ में जो इक्वेशन केमिकल इक्वेशन दिया है वो भी याद
रख ले रहे हैं सिर्फ एनसीईआरटी का, क्योंकि सब ज़्यादा रिएक्शन याद रखना तो पॉसिबल है नहीं। अगर कर भी सकते हो तो वो चांद का बुक पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारा केमिकल रिएक्शन दिया था, कम से कम ये तो याद होना ही चाहिए ना। ठीक है, ये याद रखने में क्या दिक्कत है, एक बार 2-3 बार रीड करोगे तो अपने आप याद रहेगा, 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो। यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रख लियो, जैसे ही अब दोबारा दिखोगे तो ऑटोमेटिक इसको 2-3 बार तुम देख लिए रहोगे, इसके बाद दोबारा कभी भी तुम्हारे नज़र के सामने ये क्वेश्चन आएगा तो तुम ऑटोमेटिक इसका इक्वेशन बना दोगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे है रेडॉक्स रिएक्शन। देखो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या है ना कि अभी इसको डिफिनीशन, अभी हम 10th क्लास के अंदर इसका डिफिनीशन अलग होगा, 11th क्लास में जाओगे तो ये डिफिनीशन तो रहेगा, साथ में एक और टर्म ऐड हो जाएगा। मतलब कोई रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कैसे कहेंगे, इसके क्राइटेरिया जो है कई तरीके से हम पता कर सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। बात एक ही रहेगी तो 2-3 तरीके से लिखी, 2-3 तरीके से समझी जा सकती है। ठीक है, 2-3 चीज़ें होती है उस रिएक्शन में, तो हम बोल सकते हैं कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो अभी हम कुछ चीज़ें देखेंगे, फिर रेडॉक्स रिएक्शन तुम 11th क्लास में भी पढ़ोगे तो फिर वहाँ रेडॉक्स रिएक्शन का ये तो मीनिंग रहेगा, साथ में एक और मीनिंग ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जब तक जितना है कम से कम उतना हम देख लेते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन से पहले हमको 2 चीज़ें समझनी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या चीज़ें हैं, तो देखो पहले रिएक्शन देखो, हम रिएक्शन से ही समझेंगे ना। जैसे यहाँ पे देखोगे कि कॉपर है, ऑक्सीजन है, उसको हीट कर रहे हैं तो कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ तुम गौर से देखोगे तो कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के ये बना रहा है, तो एक तरीके से तुम लगोगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हाँ, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि कॉपर से साथ कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ देखो कि कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन, कॉपर जो ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन हो गया, मतलब कॉपर को ऑक्सीजन मिल गया, कॉपर ने ऑक्सीजन गेन किया है। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है ना, तो हम बोलते हैं कि वो जो सब्सटेंस है ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीजन गेन कर रहा है इसलिए क्या बोलते हैं हम, वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। मतलब इस तरह से बोल सकते हैं कि कॉपर कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीडाइज्ड टू CuO, कॉपर ऑक्साइड। मतलब ये कॉपर जो है ऑक्सीडाइज्ड हो गया। मतलब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करेगा, सिर्फ ऑक्सीजन हम बोल रहे हैं अभी, ऑक्सीजन को गेन करेगा तो हम बोलेंगे वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, किसी रिएक्शन के ड्यूरिंग ऑक्सीजन गेन करेगा तो उसे हम कहेंगे इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड किसका हो रहा है, कॉपर का, नहीं, तो कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड। बात समझ में आ गया। अब यहाँ तो ठीक है कि ऑक्सीजन गेन करेगा तो ऑक्सीडाइज्ड बोल देंगे, मतलब ऑक्सीजन गेन किया। तो अगर कहीं पे ऑक्सीजन, मान लो कोई सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को क्या करेगा, लूज करेगा, तो लूज करेगा तो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो हम बोलते हैं कि वो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो गया। क्या हो गया, रिड्यूस्ड। वर्ड पे जाओगे, ठीक है, इसमें बहुत सारे वर्ड आएंगे, ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, चीज़ें एक ही है, बस वर्ड को पकड़ोगे। जैसे यहाँ देखो, इस कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर बनाती है और वाटर बनाती है। गौर से देखोगे तो ये इस कॉपर ऑक्साइड जो है, पहले ये हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना दिया। तो कि हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन गेन किया, हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन गेन किया, तो अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करेगा तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्या हो गया, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं, क्या हो गया, ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया ये इसका। ठीक है, यहाँ गौर से देखोगे तो कॉपर ऑक्साइड था, अब ये कॉपर बन गया, ऑक्सीजन को लूज कर दिया। क्या कर दिया, ऑक्सीजन को लूज कर दिया। तो जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज कर देता है तो हमसे क्या बोलते हैं, उस सब्सटेंस का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, नहीं, उस सब्सटेंस का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, नहीं, मतलब रिड्यूस्ड होकर कॉपर बन गया। देखो रिडक्शन और रिड्यूस्ड एक ही चीज़ें हैं, प्रोसेस का नाम हो गया रिडक्शन, और इस कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, नहीं, ऑक्सीजन का रिड्यूस्ड हो रहा है। तो हम यहाँ पे ये सीखे कि इफ ए सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। देखो, तो यहाँ जो 2 टर्म आए, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, कोई दिक्कत है इसमें, नाम से ही पता चल रहा है, रिड्यूस मतलब कम होना। ठीक है, किसका, तो ऑक्सीजन का। अभी इतना याद रखोगे, किसका रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीडेशन भी किसका होता है, तो ऑक्सीजन का। गेन करेगा तो रिडक्शन, लूज करेगा तो ऑक्सीजन, गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन और लूज करेगा तो रिडक्शन। यहाँ कॉपर ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड हो गया। लेकिन हाइड्रोजन जो है गेन कर रहा है ऑक्सीजन एंड इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में देख रहे हैं सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो हम कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। कौन सा, इस रिएक्शन का नाम क्या देंगे, ऑक्सीडेशन नाम देंगे कि रिडक्शन नाम देंगे, क्योंकि एक का ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो दूसरे का रिड्यूस्ड हो रहा है, तो इसका हम क्या नाम देंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो दोनों हो रहा है प्रोसेस।
तो हम इसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। थोड़ा लंबा हो गया, इसको साथ में हम रेडॉक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, नहीं तो रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट्स गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, एक का क्या हो? ऑक्सीडाइज्ड हो, वाइल द अदर गेट रिड्यूस्ड, और दूसरे का क्या हो? रिडक्शन हो ड्यूरिंग अ रिएक्शन, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? रेडॉक्स रिएक्शन समझने में कोई दिक्कत है? ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन गिव्स टू रेडॉक्स, नहीं मतलब ऑक्सीडेशन जहाँ पे होता हो और उसी रिएक्शन में रिडक्शन भी होता हो, मतलब ये दो रिएक्टेंट्स है या तीन रिएक्टेंट्स है, तो एक रिएक्टेंट्स का ऑक्सीडेशन हो और दूसरे रिएक्शन का रिडक्शन हो, तो हम उसे बोलेंगे कि ये रेडॉक्स रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पे देखो, जिंक ऑक्साइड है, कार्बन के साथ रिएक्ट करके जिंक और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना रही है। यहाँ देखो कार्बन जो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, गेनिंग ऑक्सीजन, तो गेन कर रहा है तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। यहाँ देखो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है तो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, तो ZNO का क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। बात समझ में आया? देखो तो इतना याद तो रखोगे ही, जब भी रिएक्शन में पहचानना हो कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिएक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे तुम बगल में रफ कर लोगे। देखो ये चीज़ें इसलिए बोल तुम लोगों का तुमको याद है, लेकिन ये चीज़ें लिख लोगे, ठीक है, बगल में जब पहचानना हो। तो गेनिंग ऑक्सीजन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन, ठीक है, गेनिंग ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन, और लूज करेगा ऑक्सीजन, लूजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लूज करेगा तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ठीक है, इस तरह से लिख लोगे। अब हम इसमें एक और टर्म ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? देखो इसलिए बोलें कि रफ कर लेने के लिए। क्यों रफ लेंगे? देखो जब ऑक्सीजन गेन करेगा तो भी रिडक्शन, तो सॉरी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन, ये तो याद ही रहेगा। लूज करेगा तो रिडक्शन, लूज मतलब होता है कम होना, रिड्यूस होना, रिडक्शन। ठीक, इसमें एक याद कर लोगे कि गेनिंग ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन, और यहीं पे लिख लोगे कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखो जस्ट इसका उल्टा लिख रहे हैं हम, ठीक है। याद रखोगे ऑक्सीजन के टर्म्स है, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन के टर्म्स है। गेनिंग ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे इसका उल्टा लिखो, लूजिंग ऑक्सीजन तो गेनिंग हाइड्रोजन, और कोई पॉइंट ऐड नहीं करेंगे हम, बस ये दो पॉइंट ऐड करेंगे। गेनिंग हाइड्रोजन तो रिडक्शन। तो अब इसमें एक और चीज़ ऐड हो गई कि जहाँ ऑक्सीजन गेन करता हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव करता हो तो हम उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ऐसे में कन्फ्यूज कर जाओगे, ऑक्सीजन के टर्म से याद रखोगे ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन के टर्म से याद रखोगे रिडक्शन किसको बोलेंगे, अब बगल में से रफ करके लिख लोगे, ठीक है। तो गेन ऑक्सीजन करेगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब यहाँ से मतलब जो है ना हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन नहीं, ऑक्सीजन के टर्म में इसका नाम याद रखेंगे, ठीक है, कि ऑक्सीजन का गेन हो या हाइड्रोजन रिमूव होता हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। देखो हाइड्रोजन रिमूव होगा तो क्या होगा? किसी कंपाउंड से ही हाइड्रोजन रिमूव होगा ना, ठीक है। लूजिंग ऑक्सीजन, गेनिंग हाइड्रोजन, तो क्या बोलें? रिडक्शन। रिडक्शन याद किसके टर्म से रखेंगे? हाइड्रोजन के टर्म से याद नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ देखो हाइड्रोजन गेन कर रहा है, गेन कर रहा है तो उसमें सोचोगे रिड्यूस तो नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन के टर्म से याद रखोगे, ऑक्सीजन लूज हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बगल में लिख के रख लिए। देखो ऑक्सीजन, अब किसी इक्वेशन में पहचाना कितना आसान हो जाएगा इस तरह से लिख करके। यहाँ कुछ रिएक्शन दिए हुए, एक रिएक्शन लिखा हुआ है, पूछेगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन, तो हम यहाँ लिख के रख लिए, ठीक है। अब गौर से देखो, ये जो कंपाउंड है इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो क्या नाम देंगे? रिडक्शन। तो रिड्यूस्ड हो रहा है, इसका क्या हो रहा है? ये रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, कितना आसानी से लिख दिया। अब ये दूसरा रिएक्टेंट्स देखोगे, रिएक्टेंट्स को ही देखोगे ना, कि इधर नहीं ना देखोगे, इधर देखोगे ना, पहले यहाँ से शुरू करोगे। यहाँ देखोगे HCl था और ये Cl बन गया, यहाँ इस HCl से H रिमूव हो गया, क्या हो गया? हाइड्रोजन रिमूव हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो हाइड्रोजन रिमूव यहाँ मिलाओ, हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो ये इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो कितना आसान, दोनों रिएक्टेंट्स है, दोनों रिएक्टेंट्स को पहचान ले कि किसका रिडक्शन हो रहा है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है? तो अब हमारा ओवरऑल देखें तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए हम ये टर्म याद रखेंगे कि गेनिंग ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, लूजिंग ऑक्सीजन रिडक्शन, ये याद ही रखेंगे। अब बगल में ये लिख लेंगे कि गेनिंग ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, लूजिंग ऑक्सीजन गेनिंग हाइड्रोजन रिडक्शन। देखिए टर्म भी बता दी किस तरह से याद रखोगे और कैसे सॉल्व करोगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे इक्वेशन दिए रहेंगे, तुमसे पूछेगा कि इसमें किसका ऑक्सीडाइज हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। पास में आया? तो ये इस तरह से लिख करके, इस तरह से रफ करके हम चूज कर सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूज करते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के
गेनिंग और लूजिंग में कंफ्यूज करते रहता है। तो इस तरह से तुम करोगे, ठीक है। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो वो धीरे धीरे दिमाग में सेट हो जाएगी, ठीक। तो ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है नहीं, आराम से बगल में लिख लेना। एग्जाम में पूछेगा भी तो एक रिएक्शन पूछ रहा है तो बगल में लिख लेना, इसे करके सेलेक्ट कर लेना कौन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। देखो अगर तुमसे ये पूछ दिया जाए कि यहाँ जो है इसका रिडक्शन हो रहा है किसके कारण, मतलब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कार्बन के साथ कंबाइन कर रही है। अगर ये इसके साथ रिएक्शन नहीं होता तो इसका क्या रिडक्शन होता। जैसे यहाँ पे कार्बन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया, कार्बन क्या बना दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना, क्यों बना दिया, क्योंकि इसके साथ रिएक्ट हो रही है। कार्बन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ इस कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसके साथ रिएक्ट किया। अगर कार्बन इसके साथ रिएक्ट नहीं करती तो क्या कार्बन का ऑक्सीडेशन होता, यहाँ नहीं होता। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन किसके कारण हुआ, इसके कारण नहीं, कार्बन का ऑक्सीडेशन इसके कारण हुआ। सिमिलरली ZNO का रिडक्शन जो हो रहा है, ZNO का रिडक्शन किसके कारण हो रहा है, कार्बन का हो रहा है। नहीं, दोनों एक दूसरे के कारण ही ये बन रहा पा रहा है। बस में जो आगे बढ़ते हैं हम, देखो यहाँ कुछ रिएक्शन हम लिखे, इसमें हमें देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तुम प्रैक्टिस करोगे बहुत सारा इक्वेशन लेकर के, उसमें बुक में होंगे बहुत सारे, जितना ये NCERT में उतना तो हम लिख ही दिए। यहाँ पे दूसरे बुक से प्रैक्टिस करना होगा तो कर सकते हो, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ कुछ रिएक्शंस दिए हैं, इसमें पहचानना तुम किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। फर्स्ट काम क्या करना, हमको बगल में लिख लेंगे, क्या लिख देंगे कि गेन करेगा ऑक्सीजन, ठीक है, तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। देखो इसी तरह लिखोगे। और अगर लूज हो रहा है ऑक्सीजन तो रिडक्शन, तो ये पहले लिख लोगे, तब हाइड्रोजन रिमूव वाला जोड़ोगे। गेन हो रहा है ऑक्सीजन तो इसका उल्टा लूज होगा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे लूज हो रहा है ऑक्सीजन तो यहाँ पे क्या होगा, गेन होगा हाइड्रोजन, तो उससे बोलेंगे रिडक्शन। इस तरह से लिख कर पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिख लो, तब ये हाइड्रोजन वाला पॉइंट ऐड करोगे, क्योंकि हाइड्रोजन पॉइंट हमको याद इससे नहीं याद रखना, ठीक है। अब यहाँ मिलाओ, देखो पहला रिएक्टेंट जो है NH3 में से देखोगे हाइड्रोजन रिमूव हो गया, क्या हो गया, लूजिंग हाइड्रोजन को लूज कर दिया। तो हाइड्रोजन लूज कर दिया, यहाँ मिलाओ, हाइड्रोजन लूज कर दिया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है कि नहीं, तो इसका क्या NH3 क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है। नहीं, अब बेरियम, दूसरा रिएक्टेंट बेरियम, देखो बेरियम के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो हाइड्रोजन गेन किया, यहाँ मिलाओ गेन हाइड्रोजन तो रिडक्शन लिख दिए। बस में तब यहाँ पे क्या बोलेंगे, बेरियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और NH3 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। पास में इसका ऑक्सीडेशन इसके कारण हो रहा है क्योंकि इसके साथ रिएक्ट करिए, और इसका जो रिडक्शन हो रहा है किसके कारण हो रहा है, इसके कारण हो रहा है क्योंकि इससे रिएक्शन हुआ, इसलिए इसका रिडक्शन हुआ। नहीं इसे रिएक्ट करती, अकेले इसे रहती तो होता इसका रिडक्शन, नहीं ना होता। अब देखो यहाँ 2 एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ से तुमको खुद प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे हम बता भी दे रहे हैं, यहाँ गौर से देखोगे तो कॉपर ऑक्साइड क्या कर रही है, ऑक्सीजन को लूज कर रही है ऑक्सीजन को, ठीक है। तो ऑक्सीजन को लूज करी, देखो ऑक्सीजन को लूज करी तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ठीक है। दूसरा रिएक्टेंट देखो NH3 जो है N में बदल गई, नहीं तो यहाँ अब ये मत देखना कि NH3 H2 में बदल गया, NH3 H2 में थोड़ी बदल गया, यहाँ तो रिमूव या गेन देखेंगे ना। तो NH3 हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, रिमूव हाइड्रोजन मिलाओ, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, लूज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन लिखा ना, तो क्या लिख देंगे, ऑक्सीडेशन। तो देखो एकदम आसान है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कितना रिडक्शन हो रहा है। यहाँ देखो पहला रिएक्टेंट देखोगे H2S है, यहाँ देखोगे तो हाइड्रोजन क्या कर दिया, ये H2S S में बदल गया तो लूज कर दिया हाइड्रोजन। अब यहाँ मिलाओ, हाइड्रोजन लूज कर दिया तो क्या होगी, ऑक्सीडेशन। बहुत कन्फ्यूज करोगे, बगल में रफली लिख करके इस तरह से करोगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब दूसरा रिएक्टेंट देखो कि कितना आसान है, हम रिएक्टेंट देख रहे हैं Cl2, गौर से देखोगे तो Cl2 के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो ऐड हो गया हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाए, यहाँ मिलाओ ऐड हाइड्रोजन, गेन हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। यहाँ रिडक्शन लिख दिए। अब हम देखेंगे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, अगर ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, नहीं तो H2S का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। नहीं तो इस रिएक्शन क्या बोलेंगे हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन। कितना ईजीली वे से हम बता दिए, ठीक। अब इसमें हम एक और चीज़ आगे पढ़ रहे हैं, 2 टर्म, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट किसको बोलते हैं, जो हमारा काम करवा दे, नहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलेंगे जो ऑक्सीडेशन करवा दे। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, जो रिड्यूसिंग, क्लियर है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वर्ड समझते हो ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे, जो ऑक्सीडेशन करवा दे। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, जो रिडक्शन करवा दे, ठीक है। तो कभी कभी ये पूछता है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ठीक। तो दोनों तरीका हम तुमको बताएंगे, एक कि इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, दूसरा डायरेक्ट कैसे करेंगे, मतलब
लॉजिकली कैसे आंसर करेंगे, ठीक है। पहली बात देखो इस तो समझ गए कि इसका रिडक्शन हो रहा है, हम लिख के पहले रख लिए हैं। तो इसका रिडक्शन हो रहा है किसके कारण, इसके कारण रिडक्शन। ये कौन, इसका जो रिडक्शन ये कौन करवा रहा है, ये करवा रहा है ना। तो जो रिडक्शन करवा है उसे क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और देखो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, इसके साथ रिएक्शन हो रहा है इसलिए। तो इसका ऑक्सीडेशन इसके कारण हो रहा है ना, ये करवा रहा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बोलोगे इतना टर्म कैसे याद रखेंगे, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन याद करना तो कोई दिक्कत नहीं ना है। गेन ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, लूज ऑक्सीजन रिडक्शन। आइए अब बगल में ये लिख लेंगे तो ये हाइड्रोजन वाला भी याद रखेगा, दिमाग में ये दिमाग में मत याद रखना, गेनिंग और लूजिंग से ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन याद रखना। जब चूज करना हो तो यहाँ बगल में लिख लेना, ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट की कैसे बात करें कि ये इसके कारण और ये इसके कारण, इतना कैसे ध्यान रहेगा, सिंपल सी बात है। देखो हम अभी बताए हैं कि ये अभी देखो तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है NH3 का, ये तो क्लियर है NH3 का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो देखो इसका नाम हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और देखो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब उल्टा हो जा रहा है नहीं। तो यहाँ देखो यहाँ से हम पहले लिखे हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इसका हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, जस्ट उल्टा, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों हुआ तो मालूम ही है, रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ये इसका कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, यहाँ लिख के रखे रिडक्शन हो रहा है, तो उल्टा कर दो, इसका हो जाएगा नाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पास है। तो रिएक्शन में पूछती है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो देख लेना जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर है। जैसे यहाँ देखो ये लिखो ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ देखिए इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका रिएक्टेंट्स में ही देखेंगे ना किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और रिएक्टेंट्स में ही होगा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन रिड्यूसिंग एजेंट। तो Cl2 का क्या रिडक्शन हो रहा है, तो इसका उल्टा कर दो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। देखो अब ये भी पहचाना सीख गए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखोगे, कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी कर लोगे, अगर डाउट हो तो कमेंट करोगे, ठीक है। तो इतना तक में कोई दिक्कत। इसके अलावा बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, जितना तुम्हारे NCERT बुक में है उतना सिलेबस में जो है वो हमें इतना पता होना चाहिए, ये कंपलसरी है। पढ़ने का तो कोई अंत नहीं है, दूसरे बुक से पढ़ोगे तो और भी बहुत सारे रिएक्शन देखने को मिलेगा, और भी साथ इक्वेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इतना तो हमें कंपलसरी पता होना चाहिए, 10th बेस पे बोर्ड एग्ज़ाम्स के को ध्यान में रख, तो इतना तो हमें पता होना चाहिए, इतना याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर कर लिए, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर, इस तरह से पूरे चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए जितने NCERT में है। बाकी इसके बाद अगर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, हमें और जानने की इच्छुक हो रही है, तो दूसरे बुक पढ़ोगे, उसमें और भी चीज़ें इसके बारे में पता चली जाएगी, और भी रिएक्शन देखने को मिलेंगे। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ही देखने को मिलेगा बहुत सारे टाइप के, जैसे देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट, एक को देखिए डायरेक्ट डिकम्पोजिशन, एक को देखोगे जैसे इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन देखोगे, जिसमें डिकम्पोजिशन करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, तो हम पर देखे थे ना वहाँ पे डिकम्पोजिशन में कभी हीट मतलब एनर्जी की जरूरत पड़ती है, कभी हीट, कभी इलेक्ट्रिसिटी, कभी सनलाइट। तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़े तो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन बोल देते हैं उसे। तो वही टर्म सब है, बाकी सब चीज़ें सेम ही होती, इतना हमें याद रखना चाहिए, पढ़ने का कोई अंत नहीं है। स्टैंड बुक पढ़ोगे, दूसरा बुक पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें देखने को और मिलेगी, लेकिन इतना कंपलसरी है, इतना सिलेबस याद होना चाहिए, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ कुछ इफ़ेक्ट्स हैं ऑक्सीडेशन के। ऑक्सीडेशन के इफेक्ट क्या होगा, जो ऑक्सीजन को गेन करता होगा, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता होगा, मतलब ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन होती होगी, तो उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, नहीं। तो ऑक्सीजन कुछ इफेक्ट भी होता है, क्या होता है देखोगे अपने डेली लाइफ में कि कोई आयरन की चीज़ें बनी हुई है तो उसमें जंग लग जाती है। क्यों जंग लग जाती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करती है, मॉइस्चर में तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन भी होता है, नहीं। तो उस जिसके कारण वो आयरन जो है वो इसके साथ रिएक्ट कर जाती है और जंग लग जाती है, कोरोजन हो जाता है। कॉपर का भी, कॉपर में भी होता है, ठीक है। देखो कोरोजन और रस्टिंग में अंतर क्या है कि कोरोजन मतलब हुआ कि किसी मेटल का ये होना, नुकसान होना, चाहे वो आयरन हो चाहे वो कॉपर हो। कॉपर के ऊपर ये ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, नहीं, काला काला हो जाता है, तो उसे हम कोरोजन कहते हैं। आयरन में भी जंग लग जाती है तो उसे हम कोरोजन कहते हैं। और रस्टिंग किसको बोलते हैं, ये आयरन के लिए स्पेशली है रस्टिंग। आयरन के ऊपर जो ब्लैक ये ब्राउन कलर का एक जो ऊपर लेयर चढ़ जाती है उसको बोलते हैं रस्ट, उसका नाम क्या है, जंग, रस्ट। इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है। लेकिन कोरोजन सबके लिए, किसी भी मेटल का अगर क्षय हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलेंगे, ठीक है।
तो व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट, और ये कोई मेटल जो किस रिएक्ट करती है अपने आसपास के सब्सटेंस के, जैसे मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, ETC, इट इज सेड टू बी कोरोड, तो मुझे बोलते हैं कि इसका कोरोड हो गया, ये और इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, कोरोजन। जैसे ब्लैक कोटिंग आ जाता है सिल्वर के ऊपर, ठीक है, ग्रीन कलर आ जाता है कॉपर के ऊपर, लेयर चढ़ जाती है, तो उसमें क्या बोलते हैं, कोरोजन हो रहा है, ठीक है। और यही आयरन के ऊपर ब्राउन कलर का लेयर चढ़ ये आयरन के ऊपर ब्राउन कलर का आ जाता है, उसे हम रस्ट कहते हैं, और प्रोसेस को रस्टिंग बोलते हैं, ठीक। तो उसे हम क्या कहते हैं, कोरोजन। तो ये ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है, नहीं कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाती है, मिल जाती है, तो इसको ऑक्सीडेशन हो जाता है किसका, कॉपर के बर्तन का, या फिर सिल्वर से बनी हुई कुछ सिल्वर से बनी हुई चीज़ों का, ठीक है। तो कोरोजन भी ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है। रेंसिडिटी भी किसका इफेक्ट, ऑक्सीडेशन का ही इफेक्ट है। जैसे जो कोई पैकेजिंग, जैसे चिप्स होते हैं, पैकेजिंग मटेरियल जो होते हैं, वो उसको अगर खुले में छोड़ दो तो वो बाहर के सब्सटेंस से रिएक्ट करके, एयर से रिएक्ट करके वो क्या करती है, वो ख़राब हो जाती है, नहीं। जैसे कोई, और ये रेंसिडिटी कौन से सब्सटेंस का होता है, किसी फैट्स और ऑयल्स जो इसमें पाए जाते हैं, नहीं। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, मतलब एयर से रिएक्ट करती है, दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, वो ख़राब हो जाती है, उसका स्मेल और टेस्ट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे कुछ सब्सटेंस है, जैसे चिप्स बैग्स जो आते हैं, वो देखते हो वो पूरा टाइटली रहती है बंधा हुआ, अगर उसको चिप्स पैकेट को फाड़ के छोड़ दो कुछ दिन के लिए, ये स्लो प्रोसेस है, कुछ दिन, एक दो दिन में वो ख़राब हो जाएगी चिप्स, ठीक है। इसलिए उस सब्सटेंस को क्या करते हैं, रोकने के लिए, क्या चीज़ रोकने के लिए, ऑक्सीडेशन रोकने के लिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज हो जाती है ना, ऑक्सीडेशन रोकने के लिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए बनाएगा एंटीऑक्सीडेंट्स। जैसे फूड पैकेजिंग जो चिप्स बैग्स जो होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस मिला दी जाती है, नाइट्रोजन गैस उसमें भर दिया जाता है, इसलिए वो इतना फुला हुआ रहता है, नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि वो क्या हो, डायरेक्टली एयर के संपर्क में नहीं आए। अलग अलग सब्सटेंस को पैकेजिंग करने के लिए अलग चीज़ें यूज की जाती है, जैसे चिप्स बैग को यूज करने के लिए नाइट्रोजन गैस यूज किए जाते हैं। ये चीज़ लिखा है कि यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करना है तो एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। तो फैट्स एंड ऑयल्स जो इसका एसिडिटी होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाते हैं। जैसे चिप्स बैग्स आर पैक्ड विथ नाइट्रोजन गैस, चिप्स बैग जो नाइट्रोजन गैस से पैक्ड किए जाते हैं, किसके लिए, टू प्रिवेंट गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड को रोकने के लिए। तो चिप्स बैग में एंटीऑक्सीडेंट्स का काम कौन करता है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो ये कोरोजन और एसिडिटी जो है हमारा ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं हमारे डेली लाइफ में, है ना, हमारे आसपास में, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई अब ये एनसीईआरटी में जितना है उतना कंप्लीट हो गया, इतना कम से कम याद रखोगे। और एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें तो बहुत कम ही होते हैं, उसका प्रैक्टिस अवश्य कर लोगे, और उस क्वेश्चंस में जो डाउट है वो कमेंट करोगे। क्लियर है, ठीक है। अच्छे से इसको खुद से अपने नोट्स बनाओ, खुद से बनाए हुए नोट्स ज़्यादा वो पढ़ने में आसानी होती है और समझ में जल्दी अच्छी आती है। तो खुद से नोट्स बना के उसको कंप्लीट कर लो, एक दिन में ये आराम से हो जाएगा। कुछ सुबह में करोगे, कुछ दोपहर में और कुछ रात में, एक बार में ही नहीं, एक दिन काफ़ी है, मैक्सिमम टाइम है एक दिन में। ये सुबह में कुछ नोट्स तैयार करोगे, उसको याद करोगे, फिर दोपहर में कुछ लिखोगे, फिर उसको याद करोगे, फिर रात में कुछ लिखोगे, याद करोगे, इतना एनसीईआरटी का कर लोगे काफ़ी है। और अगले दिन रिवाइज कर लोगे, फिर अगले दिन हो तो उसको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन 2 दिन के बाद ये याद कर लेने के बाद फिर रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चंस में क्या क्या इक्वेशन सब दिए हैं, फिर उसके बाद जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए उसका बना करके चेक कर लो कि हमसे बन पा रहा है या नहीं, सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं, उसको सॉल्व कर लो, ठीक है।